ये इंडिया का जो साइज है, जिस तरह की उनकी फौज है, अगर उनके जहाज हमने गिरा भी दिए थे तो वो वापस किसी और तरीके से हमला कर सकते थे। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि पहले उन्होंने हमला किया, फिर हमने उनके जहाज गिराए और उसके बाद फौरन से जंग भी बंद हो गई और किसी ने उसके बाद एक दिन के लिए भी कुछ नहीं किया। मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था। इमरान खान साहब की बहन है और इनका ये है कि ये ना इन लोगों को अवाम में ये पॉपुलर है, तो ये नैरेटिव ये बातें अवाम में फैलाते हैं। समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फौजी अदालतों ने पकड़ के सजा दे दी और फौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है, कैद तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है। ऐसा प्रोग्राम जो ऑन एयर नहीं हुआ था, जो सोशल मीडिया पे नहीं आया था, वो कहीं से हासिल किया गया और फिर उसके बाद उसको चलाया गया और फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी, नौरीन न्याज़ी ने कोई रेड लाइन जो है ना वो क्रॉस कर दी है और उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को मोदी से तशबीह दे दी है। और जो इतनी गाड़ियां, पजेरो, मकान, जमीनें वो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी। इमरान खान जानी बदकार का बाप, इनको नेतन्याहू के पास भेजो, ये बेताब है। ये इंडिया का जो साइज है, जिस तरह की उनकी फौज है, अगर उनके जहाज हमने गिरा भी दिए थे तो वो वापस किसी और तरीके से हमला कर सकते थे। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि पहले उन्होंने हमला किया, फिर हमने उनके जहाज गिराए और उसके बाद फौरन से जंग भी बंद हो गई और किसी ने उसके बाद एक दिन के लिए भी कुछ नहीं किया। अब जाहिर है नौरीन खान नियाजी साहबा का ये तबसरा है और हम तय कि एक ऐसा इंटरव्यू जो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ, ऑन एयर ही नहीं हुआ, कहीं सोशल मीडिया पर, रवायती मीडिया पर, उसका क्लिप वायरल करवाया गया। ये गालिबन उन्होंने कुछ 3 महीने पहले या चंद हफ्ते पहले इंटरव्यू दिया और उसके बाद ये इंटरव्यू कभी भी एयर नहीं हुआ। लेकिन आज अचानक से इस इंटरव्यू के अंदर ये जो बातें मैंने आपको कही ये एयर की गई और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर ये ट्रांसमिशन करवाई गई कि नौरीन खान नियाजी साहबा ने लाल लकीर अबूर कर ली है। अच्छा, पहले तो जरा इसको डिस्कस कर लें, ये लाल लकीर लगाता कौन है? जब इनका दिल करता है फातिमा जना साहबा के ऊपर लाल लकीर लगा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अबूर कर ली, वो रॉ की एजेंट हैं, वो CIA की एजेंट हैं। जब दिल करता है तो अब इमरान खान की बहन, पहले इमरान खान पर भी सुर्ख लकीर फेरी गई थी उनके नाम के ऊपर। ये किसने इनको मार कर दिया है ये लाल और काली लकीरें लगाने का? रजिस्ट्री करवा रखी है उन्होंने पाकिस्तान के अपने नाम, मामे चाचे या बाप लगते हैं आप पाकिस्तान के, आपको कायदे आज़म रजिस्ट्री में देके गए थे पाकिस्तान। आप मुल्क की अफवाज के अंदर एक नौकरी कर रहे हैं, आप ऑफिसर हैं अफवाज के और आपका काम पाकिस्तान के दिफा के साथ है। ये आप मामे चाचे फुफे बन गए हैं पाकिस्तान के, जहां दिल करता है लकीरें खींच लेते हैं, फलाने ने लकीर अबूर कर ली, फलाने ने, आपका दिमाग काम करता है। उसके बाद होता क्या है, आपकी इन लकीरों की वजह से जो आप खींचते रहते हैं, आप तो अपनी बेवकूफ़ी में कागज़ों के ऊपर लकीरें खींचते हैं, लेकिन फिर दुश्मन इससे फ़ायदा उठाता है और वो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनके अंदर वो लकीरें खींच देते हैं। आपके सामने क्या ऐसा नहीं हुआ मशरकी पाकिस्तान में? उससे पहले आपने शेख मुजीब के नाम पर भी लकीर फेरी थी और यह भी बताया था कि उन्होंने भी सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। अगलों ने फिर ऐसी लकीर लगाई कि हमारे 90,000 फौजी भी पकड़े गए, हमने सरेंडर भी किया बगैर लड़े हुए, सबसे बड़ी हजीमत भी अपने नाम ली और आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि उस सारे मामले को कैसे डिफेंड करें। अयूब खान उसकी बुनियाद रख के गए, याया खान ने उसको परवान चढ़ाया, लेकिन अभी जो साबिक आर्मी चीफ बाजवा थे वो अपने आखिरी दिन तकरीर में कह रहे थे कि 1971 का फेलियर सियासी फेलियर था, सियासी नाकामी थी, हमारी जनरल्स की नाकामी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि इस सब के बावजूद आप अपने हिस्से का फेलियर लेने को तैयार नहीं हैं, हालांकि सबको पता वो सारा किया करा आपका था। अब आप फिर वही काम शुरू कर दिया आपने, पहले इमरान खान के लिए आपने लकीरें खींची, फिर उनके नाम पर लकीर खींची, अब उनकी बहन पर आपने लकीर खींच दी या कहा कि वो लकीर अबूर कर गई हैं। तो पहले तो ये ज़हन में रखिए, सैयद ज़ीशान अजीज़ कहते हैं कि ये इंटरव्यू कहीं पब्लिश नहीं हुआ और ये उनकी मर्जी और इजाजत के बगैर इस क्लिप को बीच में से सिर्फ निकाल के सियाको सवाक से हटकर इसको वायरल। मीर जाफर साहब को सूजी के नौरीन न्याजी पे या नौरीना खानम पे NCCI या NCCI ये जो भी ये इदारा है, इसमें उनको तलब कर लिया जाए जी कि उनका कोई ऐसा प्रोग्राम जो ऑन एयर नहीं हुआ था, जो सोशल मीडिया पे नहीं आया था, वो कहीं से हासिल किया गया और फिर उसके बाद उसको चलाया गया और फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी, नौरीन न्याज़ी ने कोई रेड लाइन जो है ना वो क्रॉस कर दी है और उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को मोदी से तशबीह दे दी है और फलां, वही जो पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी सी स्कर्मिश हुई थी उसके वाले से उन्होंने जो भी कमेंट्स दिए हैं। ना सिर्फ उनको बुला लिया गया है बल्कि जो एंकर था एहतशाम, उसको भी तलब कर लिया गया है। ये इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये नौरीन न्याजी को बुलाया गया है और ये उस एंकर एहतशाम को बुलाया गया है। आप इसको रोक के तो खुद ही पढ़ सकते हैं। इनका दिमाग खराब हो गया और एक तरफ फजलुर रहमान ललकार रहा है, चैलेंज कर रही है उसकी पार्टी कि हिम्मत है तो करो गिरफ्तार, तो करो ना गिरफ्तार। देखें, इमरान खान की बहनें घरेलू खवातीन हैं, ये नहीं कि वो कोई घर में बस आंडी रोटी करती रहती हैं। जो कि नौरीन न्याजी का तो ये है कि वो हाउस वाइफ ही रही हैं अपनी पूरी लाइफ।
लेकिन बाकी अगर बहनें हैं वो वर्किंग वुमेन भी हैं तो वो पॉलिटिक्स में नहीं रही, ठीक है। खासतौर पे नूरीन नियाज़ी तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल खातून है। अब आप अगर घरों का चार्टर देखें तो क्या घरों से खवातीन को इसी तरह तलब किया जाएगा? घर में खवातीन नॉर्मल यही बातें कर रही हैं, फौज ने ये ऐसे किया, फलां ने ये ऐसे किया, ये बातें ऐसे हो रही। नूरीन नियाज़ी की नॉर्मल बातों को ऐसे ही लेना चाहिए आपको कि एक हाउस वाइफ ने टाइप या घरेलू खातून, हाउस मेकर जो है, होम मेकर जो होती हैं, उन्होंने एक बात कर दी। लेकिन इस प्रोग्राम में जहाँ ये रिकॉर्ड हुई थी, उन्होंने कहा कि ये ना चलाना। एंकर ने गारंटी दी कि मैं ये नहीं चलाऊँगा, तो ये चला ही नहीं था। खुद ने ये क्लिप निकलवा के, खुद चलवा के कहते हैं जी कि बड़ा रेड लाइन क्रॉस हो गई है। भाई अगर किसी ने बंद कमरों में कुछ बोला, वो रिकॉर्डिंग बाहर भी नहीं आई, किसी को दिया नहीं गई, तो फिर खत्म होगी ना बात। खुद निकलवाते हैं, फिर कहते हैं आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी। तो अलीमा खान ने सवात में खड़े होके एक बड़ा मुतालबा किया है। रिपोर्ट ये हुआ है कि कहा है कि मुराद सईद को भी अब बाहर आ जाना चाहिए और अवाम को लीड करना चाहिए। देखें, बहुत सारे वो लोग जो हम पे तनकीद करते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सुनते हैं, मोहब्बत देते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो प्रो फौज हैं या प्रो नून लीग हैं, वो अक्सर पता है क्या कहते हैं? तुम बाहर बैठे हुए बातें कर रहे हो, इनकलाब लाना है तो आओ ना पाकिस्तान। तो जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगर वो भी ये बात करें तो मैं सबको एक ही जवाब दूंगा कि मैं यहां से बैठ के ज्यादा काम कर सकता हूं। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचूंगा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैं किस काम का? मुझे गायब कर देंगे, साल 2 साल 3 साल, या मार देंगे कि लाश पड़ी हुई मिलेगी भी नहीं। इससे किसी का क्या फायदा होगा कि मैं आऊं एयरपोर्ट पे मुझे गिरफ्तार कर लें। और इसी तरह मुराद सईद का है। मुराद सईद बाहर आता है, आधे घंटे में गिरफ्तार हो जाएगा। मुराद सईद किसी को क्या फायदा पहुंचाएगा बाहर आके, आप मुझे बताएं। मुराद सईद को बाहर सिर्फ तब आना चाहिए जब वो सर्वाइव कर सकें और अवाम को लीड कर सकें। बाकी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होनी चाहिए और ये खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब तक आनी चाहिए। समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फौजी अदालतों ने पकड़ के सजा दे दी और फौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है। कैद तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है, निशानी इबरत इन्हें बनाया गया है। भाई की आंख ज़ाया हो गई है और ऐसे माहौल में एक एंकर उनके साथ बैठते हैं और वो कहती है जी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, यानी ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले की बातचीत है। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जो एक दुखी औरत बोल सकती है, जिसका दिल दुखा हुआ हो, जिसको तकलीफ हुई, वो तो बदमाश भी देता है जोड़ियां उठा के। यानी अगर ऑफ द रिकॉर्ड लोगों की आप बातचीत सुने, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग करते हैं सड़कों पे, लोग इतनी इतनी मोटी गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को। इस हुकूमत को लोग इतनी गंदी गालियां देते हैं कि कानों से धुएं निकल आते हैं। जो बदवाएं लोग देते हैं मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों को, कानों से धुएं निकल आते हैं। ऐसी बदवाएं और ऐसी गालियां लोग देते हैं, तो वो ऑनियर नहीं जाती ना, इसलिए किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होता। लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं, 4 दीवारी के अंदर बैठते हैं, बाहर किसी पार्क में बैठते हैं, कोई सड़क पे मिल जाता है तो लोग झोलियां उठा के बदवाएं कर रहे होते हैं। जो लोगों ने हरमैन शरीफैन के अंदर बदवाएं की है ना इन लोगों के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के लिए, चाहे उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल हैं, चाहे उसके अंदर कोई सियासतदान है, चाहे वो जालिमों की सहूलत करने वाले सहूलतकार हैं, तो लोगों ने जो खाना काबा और मस्जिद नबी में बदवाएं दी है ना, वो अगर आप ऑनियर कर दें तो इनके कानों से धुआं निकल आएगा। ये डर जाएंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तो अपने कानों से सुना है, मैंने तो खुद देखा, मैं 2 मरतबा गया हूं हरम में और मैंने वहां सुना लोग कैसे इनके लिए बददुआ करते हैं और कैसे इमरान खान के लिए इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं लोग। तो ये चीजें ऑनियर नहीं जाती, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं। फिर उन्होंने ये कहा भी था इमरान खान की बहन ने कि इसे पब्लिक ना किया जाए, और ये एक सहाफती उसूल है कि अगर किसी ने आपको कोई इंटरव्यू में बात कर दी है, अव्वल तो वो कहते हैं जी इंटरव्यू से पहले की बातचीत है और इसका इंटरव्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये उनकी एक जाती भड़ास है, गुस्सा है उस खातून का। मैं यानी ये ओपनली कहता हूं कि किसी के भी आप किसी भी खातून के भाई को, उसके बेटे को आप निशाने इबरत बनाए तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी, तो आपके खिलाफ बात करेगी। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने याद रखिएगा सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। लेकिन ये एक कामयाबी है और हमें उस बात पे सबको बतौर पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने अपनी बालादस्ती साबित की। अब नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देगी जाके एनसीसीआईए को? वो साफ जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछें उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकालकर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत देना जो है तुम्हारा, जो इतनी गाड़ियां, पजेरो, मकान, जमीनें वो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी थी, तुम्हारे दादे ने दी थी। तुम भी इसी शुक्र करो पाकिस्तान का कि ये इलाका जो घटिया इलाका था, ये जो सारा यहां पे बैकयार्ड था,
अगर इस इलाके में उस वक्त कुछ होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनती, वेस्ट इंडिया कंपनी बनती। अच्छा एडमिन साहब, आपने इसके बाद फिर एक और जंग लड़ी जिसके अंदर भाई आपके साथ आपका पार्टिसिपेंट। देखो, मैं सलाम करता हूं फील्ड मार्शल को, उसने ये जुर्रत दिखाई कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने जो तलवार उठाई ये हक के लिए, तो कहां से नाम रखा, बयानुल मरसूस। वो जो पाकिस्तान को उसकी बहनें वो कहते हैं कि ये सबक सिखा देगा मोदी इनको। मुझे आप सुन लो, नौरीन नियाजी, मैं एडमिरल नियाजी के नीचे काम कर चुका हूं, मैं एडमिरल नियाजी को सलाम करता हूं, मैं मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी को सलाम करता हूं। और याद रखो, जब मुझे बख्शी ने कहा था ना कि एडमिरल तुम जलंधर से हो, राजपूत हो और तुम्हारा डीएनए इधर है, तो मैंने उसको जूता दिखा दिया था और कह दिया था कि सुनो बख्शी, मैं कुछ भी हूं जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, मेरी तारीख भी बदल गई है, जोग्राफिया भी बदल गया है और डीएनए भी बदल गया है। तो अगर नियाजी खानदान ने अपनी मां का दूध पिया है तो फिर या तो इस मोहम्मद की गुलामी कबूल कर लो, नहीं तो जाओ मोदी के पास, और नहीं तो जाए अपने ससुराल नेतन्याहू के साथ, जहां पे तुम्हारी जायज और नाजायज औलादें बैठी हुई हैं। एडमिन साहब, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि ये जो नियाजी खानदान है इमरान खान का और जो शौकत खान साहब है, इनका ताल्लुक जलंधर से इंडिया से ओ भाई, ये बल्की खानदान है, ये जावेद बल्की, ये सारे जो थे इनका खानदान ये जलंधर के पठानों की बस्तियों से था। और हमारे बड़े, हम जलंधर से थे, आदमपुर से थे, ठीक है, हमारे बड़े और इनके जो थे, देखे ना, यूनाइटेड इंडिया में मुसलमान इकट्ठे थे, फिरके पीछे से मुसलमान इकट्ठे थे, ये पाकिस्तान में फिरके आगे हो गए और मुसलमानियत पीछे रह गई। इनके बड़ों के साथ हमारे बड़ों के शिकार विकार जो है, जो खरगोश का शिकार होता था कुत्तों के साथ, वो करते रहे हैं। इनका खून कोई दोबारा रिकॉल कर रहा है कि ये इनका डीएनए बनी इसराइल है, खुदा के लिए। मैं आपकी खबरों में एक इजाफा करूं, जो अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत है ना, उन्होंने कहा है कि इंडिया का और हमारा डीएनए सेम है ना, के पुजारी हैं। इमरान खान की बहन हलीमा खान ने एक बात बोला है, इंडिया सुपर पावर बन गया है और मोदी जी चाहे तो पाकिस्तान को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। वहां के अवाम और पॉलिटिकल सर्कल में इस बात को लेकर इतनी चर्चा है कि वहां की मिलिट्री लीडरशिप, खासकर जनरल ये आसिम मुनीर, पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया। लोग सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों देश को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमारे बारे में ऐसे सवाल उठ गए। ये सब तब और भड़क गया जब 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सिर्फ 22 मिनट में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान और पीओके के उन 9 ठिकानों को राख कर दिया जहां से आतंकी साजिशें लड़की जा रही थी। ये कोई मामूली स्ट्राइक नहीं थी, इसने पाकिस्तान के हर कैंप की पोल खोल दी जिसने वो अपनी मिलिट्री ताकत का घमंड करते थे। उनका रडार सिस्टम फेल हो गया था और वो एक पता तक नहीं हिला पाए भारत का। उसके बाद 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने बीकानेर में जो कहा, मेरे रग रग में खून नहीं, गर्म सिंदूर बहता है, उसने पाकिस्तान के हर नेता की बोलती बंद कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि आतंक का जवाब अब सिर्फ हमले से दिया जाए, कोई डिप्लोमेसी नहीं। पाकिस्तान आज इकोनॉमी और मोराल के मामले में बिल्कुल टूट चुका है। उन्होंने अपने ही लोग अपने फौज के खिलाफ सड़कों पर ला दिया और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के बीच ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अब भारत को पुराना देश नहीं रहा। हमने उनकी औकात और उनका नकली घमंड दोनों दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और पाकिस्तान के पास डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।